YouTube channel, The Weirdos. So last time we had discussed about the monohybrid cross, dihybrid cross. I had also explained you the three laws. Basically, sorry, two laws. I had explained you in the earlier videos. मैंने दो वो law आपको explain किया था. पहला जो law था, it was regarding the law of dominance, and the second law was regarding the law of segregation. इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम समझते हैं, and we'll try today कि हम आज law of dominance, law of segregation as well as जो हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम सबको स्टडी करेंगे. जो तीनों लॉ थे, ये तीनों लॉ मेंडल ने आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑन द पाइसम सैटिवम, जो हमको जो पी प्लांट था उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद दिए. सो बेस्ड अपॉन रिजल्ट्स, राइट, ही गेव थ्री लॉ. तो लेट्स स्टार्ट, और इसमें से ये देखते हैं कि तीनों लॉ क्या वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है या वो एप्लीकेबल नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. तो जब मैं यहाँ पे बात करूंगा, द थ्री लॉ गिवन बाय द ग्रेगोर जोहान मेंडल. सो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहला क्या लिखा है कि कैरेक्टर्स जो भी है, राइट, जो भी आप देख सकते हो, जो कैरेक्टर्स है वो क्या बोला गया है यहाँ पे, द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द फैक्टर्स. right, you can see here it has been told that the characters are controlled by the discrete units called as the factors. तो एक सेकेंड, लगता है हमने हाइलाइटर के नाम पे हमने यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा कर दिया. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो. लेट्स डू अनडू. हाँ, बेस्ट. दिस इज गुड, दिस इज क्यूट. कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट्स. हमको पता है कि मेंडल ने इसको फैक्टर्स बोला था बिकॉज दैट टाइम द जीन वॉज नॉट इवन डिस्कवर्ड, राइट. एंड यहाँ पे हम इस बात के लिए मेंडल को हम जीनियस भी मानते हैं, बिकॉज द थिंग इज दैट इफ यू टेक इन टू कंसिडरेशन, राइट, कि ये बंदा 1953 के अराउंड, राइट, इफ यू सी, लोगों को पता चला कि डीएनए को लोगों ने भाव देना स्टार्ट किया. yes, DNA is the genetic material, but if you see the person, right, ग्रेगोर जॉन मेंडल, ये तब की बात कर रहे हैं, राइट, कि जहाँ पे डीएनए तो छोड़ो, किसी को मतलब लेना देना भी नहीं कि जेनेटिक्स होता क्या है. दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी हमको पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस में हुआ क्या था, राइट. सो अगर आप देखो तो उन्होंने ये बोला कि कैरेक्टर्स जो है, जो भी आपके कैरेक्टर्स है, टॉल है, डॉफ है, राइट, ये जो भी आपके जो है, राइट, ये सब आपके कौन कंट्रोल करता है, फैक्टर्स. हमको पता है कि आज हमारे अंदर भी अगर हम टॉल है, डॉफ है, राइट, या फिर हमारे अंदर कुछ भी चेंजेस होते हैं, राइट, हमारा स्किन कलर है, ये सब जो चीज़ें हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली कौन है, वो जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, जीन, राइट. जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल, वी नो दैट, राइट. सो अब जो फैक्टर होते हैं वो किस में आते हैं, द फैक्टर्स दे अकर इन द पैर. याद रखना, हम जीन्स की बात कर रहे हैं. उन्होंने सेकंड पॉइंट ये बोला, ये तो क्लियर हुआ कि मेरे जीन्स कंट्रोल करते हैं मेरे एक्सप्रेशन को, मेरे फिनोटाइप को, राइट. सो फैक्टर्स जो है वो किस में होते हैं, पैर्स में होते हैं. अभी यहाँ पे अगर मैं पैर्स की बात करूँ तो हम जो ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल किसका है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट. ये किसका एग्जाम्पल है, होमोलोगस क्रोमोसोम. अभी हमने होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा है, राइट. हमको पता है, दिस मैं यहाँ पे होमोलोगस से लिख रहा हूँ, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम. अगर आप कुछ नोटिस करोगे, राइट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सी हियर, ये जो जीन्स है, राइट, फॉर एग्जाम्पल ये जीन है आई कलर के लिए, और उसके बाजू में जो सेकेंड जो क्रोमोसोम है उसमें भी वो जीन किसके लिए, आई कलर के लिए. तो जीन का जो लोकेशन है, कैन यू सी द जीन लोकेशन, वो क्या होता है, सेम होता है, राइट. इसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम वी गेट इट फ्रॉम द पेरेंट्स. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे जो भी फैक्टर्स होते हैं, राइट, वो फैक्टर्स हमारे बेसिकली जो जीन्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इट इज प्रेजेंट ऑन दी होमोलोगस क्रोमोसोम. अब तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स. सिर्फ एक ही कैरेक्टर को ये समझाता है, राइट. वो कहना क्या चाहता है, जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे देखा था. अगर आपको क्लियर नहीं तो मैं यहाँ पे वापस एक बार यहाँ पे क्लियर करता हूँ. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा था, इट वाज कैपिटल टी, स्मॉल टी. सो कैपिटल टी ये हो गया मेल, राइट, एक हो गया फीमेल. हमने क्या ऑब्जर्व किया था इसमें, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. अगर क्लियर नहीं होता तो हमेशा ऐसे याद रखना कि आपको एक आप स्टेयरकेस चढ़ रहे हो, कदम कदम, एक कदम, सेकंड कदम, ऐसे. सो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि F1 जनरेशन में ऑल व टॉल.
तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये स्टेट करता है कभी भी दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अगर वो आपस में राइट क्रॉस होता है, आपस में क्रॉस होता है, तो जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में दिखेगा वो हमेशा रिसेंबल करेगा डोमिनेंट कैरेक्टर को। तो ये क्या रिसेंबल कर रहा है? टॉल। इसका फिनोटाइप क्या रिसेंबल कर रहा है? टॉल। तो यहाँ पे अगर ये टॉल रिसेंबल कर रहा है राइट, तो मैं ये बोलूंगा इन दोनों में से, मैंने डायरेक्टली स्मॉल टी क्यों लिखा क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या है, रिसेसिव है, दिस इज रिसेसिव एंड दिस इज डोमिनेंट। सो डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है राइट जो ओवर पावर करता है रिसेसिव को, और रिसेसिव वो है जो मास्क हो जाता है। अगर मतलब मेंडल का कहना ये था कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि मॉम एंड डैड का एग्जांपल ले, तो पेरेंट का एग्जांपल ले, तो जो एक पेरेंट है वो टॉल है, दूसरा पेरेंट रिसेसिव है, तो बच्चा अगर टॉल है तो मैं क्या बोलूंगा, जो बच्चा जो टॉल है वो किसको रिसेंबल कर रहा है? अपने डैड को रिसेंबल कर रहा है। बच्चा जो टॉल है वो किसको रिसेंबल कर रहा है? अपने डैड को रिसेंबल कर रहा है। अंडरस्टूड? एंड इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे के अंदर रिसेसिव कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं, हमको जो यहाँ पे दिखा है वो क्या है? हाइब्रिड है। व्हाट वी हैव सीन, ये क्या है? हाइब्रिड है। और जब हमको पता है जब कैपिटल टी स्मॉल टी जब इनको क्रॉस किया गया, ये जो बच्चे थे सारे, मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, ये F1 जनरेशन था राइट। ये हमने मोनोहाइब्रिड ऑलरेडी किया, मैं वापस यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मुझे क्या मिला? प्योर टॉल हाइब्रिड राइट, हाइब्रिड एंड प्योर डॉफ। तो अगर ये स्मॉल टी जो स्मॉल टी जो रिसेसिव पेरेंट है, वो पेरेंट इसके अंदर नहीं होता, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होता, तो क्या F2 जनरेशन में, क्या F2 जनरेशन में मुझे ये मिलता क्या? F2 जनरेशन में मुझे ये जो मेरा यहाँ पे जो स्मॉल टी है वो मिलता क्या? नहीं मिलता सर। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि सर ये क्या है? हाइब्रिड है, मतलब इसके अंदर रिसेसिव के कैरेक्टर है बट वो दिखने में नहीं आते हैं राइट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस अकॉर्डिंग टू मेंडल वो क्या बात करता है कि वेन एवर टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, वो लोग जब क्रॉस होता है तो जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में दिखने में आएगा वो होगा डोमिनेंट, और जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में दिखने में नहीं आएगा, जैसे कि ये कैरेक्टर हमारा दिखने में नहीं आया, वो हो गया रिसेसिव। रिसेसिव होना का मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो फिनोटिपिकली दिखता नहीं है, लेकिन जैसे फिनोटिपिकली मुझे टॉल दिख रहा है, लेकिन जीनोटिपिकली मेरे पास रिसेसिव कैरेक्टर भी है, रिसेसिव कैरेक्टर भी है। और ये प्रूफ कैसे होता है? F2 जनरेशन में मुझे वापस वो रीअपियरेंस ऑफ द स्मॉल टी इन द F2 जनरेशन प्रूव्स दैट यस। तो आई थिंक ये मैंने आपको समझाया, मैंने वापस एक बार रिवीजन करा दिया था। सो ये चीज क्लियर है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है, सो ऐसा नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है ये कि व्हाट यू से, कि जो फिनोटाइपिक है राइट, फिनोटाइप कौन एक्सप्लेन कर रहा है? बिकॉज जीनोटाइप तो कुछ समझा नहीं हमको यहाँ पे राइट, जीनोटाइप तो हमको इतना कोई बेहतर समझा नहीं रहा है कि फिनोटाइप से मालूम पड़ रहा है। फिनोटाइप से क्या मालूम पड़ रहा है कि सर तीन जैसे कि अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे ये सबके सब टॉल है राइट, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिलता है F2 जनरेशन में? 3 टॉल 1 डॉफ राइट, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिलता है? जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। तो अगर मुझे कोई पूछेगा कि मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस है राइट, वो बेसिकली क्या शो करता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हमको क्या समझ में आता है राइट, तो मैं बोलूँगा मुझे समझ में आता है फिनोटाइपिक रेशियो की वो 3:1 क्यों है। So can you see here the law of dominance used to explain the expression of only one of the parental characters, एक ही character explain दिखा, वो क्या है? tall, in the monohybrid cross of F1 generation and the expression of in F2. It also explains the proportion of 3:1 that is obtained in the F2 जो भी हमने यहाँ पे find out किया। I hope ये clear हुआ राइट। तो बेसिकली अगर कोई पूछेगा कि कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या एक्सप्लेन करता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका एक्सप्लेन करता है फिनोटाइपिक रेशियो राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है राइट, लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका एक्सप्लेन करता है फिनोटाइपिक रेशियो, या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ फिनोटाइपिक रेशियो इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो जीनोटाइपिक रेशियो किस पे बेस्ड है? जीनोटाइपिक रेशियो बेस्ड है अपॉन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सर कैसे मालूम पड़ता है? इसी को मैं एग्जांपल लेके यहाँ पे क्लियर करता हूँ। क्या ये जो हाइब्रिड था, ये जो टॉल था, ऑब्वियसली ये फिनोटाइपिकली अपने पेरेंट को रिसेंबल कर रहा था कैपिटल टी को राइट, बट क्या इसके अंदर स्मॉल टी नहीं था?
था, राइट, स्मॉल टी भी था, ये फ्लावर के अंदर स्मॉल टी भी था, राइट। तो ये क्या शो करता है कि भले ही ये साथ में, इसके अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों साथ में थे, लेकिन ये मिक्स नहीं हुए, ये क्या मिक्स नहीं हुए। तो बेसिकली अगर मैं देखूंगा तो अगर कोई, जैसे जो मेंडल के टाइम पे मेंडल ने जो क्वेश्चन किया था, राइट, थोड़ा पीछे जाते हैं, मेंडल ने जो क्वेश्चन किया था कि अरे कि ब्लेंडिंग नहीं होता है, राइट, नॉर्मली क्या होता है, मिक्सिंग नहीं होता है। आप देखोगे तो इट्स लाइक कि मॉम और डैड के अंदर जो कैरेक्टर है, तो कोई भी एक कैरेक्टर दिखता है तो फिर बाकी कैरेक्टर कहाँ गया, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, राइट। सो अब यहाँ पे हमको पता है कि एक्चुअली कैरेक्टर्स हमारे, जैसे मेरे अंदर अगर मेरे डैड के कैरेक्टर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर मेरे मॉम के कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करते, वो है, शायद वो रिसेसिव है, राइट, जिसके वजह एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन अगर टाइम आया तो वापस वो रिसेसिव हो सकते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए जैसा मेरा जीनोटाइप वैसा डिफरेंट, ऑब्वियसली सामने वाले का जीनोटाइप भी होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और एक कंसेप्ट आता है जिसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, एंड दैट इज अबाउट सिबलिंग्स, कि सिबलिंग्स में शादी क्यों नहीं होती है, राइट, बिकॉज रिसेसिव कैरेक्टर नॉर्मली क्या होता है, डिजीज्ड वाले कैरेक्टर होते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो डिजीज कैरेक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। तो इस पे मैं हम आई एक्सप्लेन प्रॉपर मैनर। सो अब वापस हमारे कंसेप्ट पे आते हैं, तो ब्लेंडिंग होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि मिक्सिंग हुआ क्या सर, भले स्मॉल टी आपके साथ में था, राइट, स्मॉल टी और कैपिटल टी आपके साथ में थे, लेकिन क्या स्मॉल टी और कैपिटल टी मिक्स हुए, नहीं, क्योंकि मिक्स होते तो स्मॉल टी मिलता क्या, नहीं। तो अगर कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू से कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या एक्सप्लेन करता है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दो चीज समझाता है, ये चीज याद रखना, एक वो समझाता है जीनोटाइपिक रेशियो। सर क्या जीनोटाइपिक रेशियो समझाया उसने, सर उसने जीनोटाइपिक रेशियो ये समझाया 1:2:1, कि एक मुझे मिलेगा प्योर टॉल, दो मुझे मिलेंगे हाइब्रिड और एक मुझे मिलेगा प्योर ड्रॉप। तो ये उसने समझाया, सिर्फ इतना ही नहीं, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स दैट नो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस टेक्स प्लेस, राइट, ब्लेंडिंग होता नहीं है। और अभी इस पे क्वेश्चन आता है, राइट, कि अगर मैं दोनों में देखूंगा कि इन दोनों में से यूनिवर्सली एप्लीकेबल कौन सा है, तो आप बोलोगे सर दोनों चीजें, नहीं। सी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम दूसरा नाम भी हम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि साथ में रहकर भी अपना अस्तित्व बनाए रखना, राइट, प्यूरिटी मेंटेन रखना, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्योंकि जब वो सेपरेट हुए तो अलग अलग ही सेपरेट हुए, देखो एक ही गैमेट में अलग अलग क्या हुआ, वो सेपरेट हो गया, अंडरस्टूड, क्लियर। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल कौन सा है और यूनिवर्सली एप्लीकेबल कौन सा है। तो मैं सीधी बात, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं। मेंडल ने क्या बताया कि दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर अगर वो सामने आते, तो जो कैरेक्टर दिखने में आता है वो है डोमिनेंट, और जो दिखने में नहीं आता है वो रिसेसिव। इसका मतलब तो यही है कि हमेशा एक डोमिनेंट कैरेक्टर दिखना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन की, सोचो, इमेजिन करते हैं कि अगर एक्स वाई लेते हैं, ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हमारा मेल का, तो मेल जो है वो समझो चिरंजी लाल है, राइट, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, चिरंजी लाल बोल के, चिरंजी लाल एक किसी का नाम रहेगा, तो डोंट गेट, इट्स जस्ट इमेजिनरी नेम, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, राइट। सो चिरंजी लाल बोल के एक लड़का है, राइट, वो डार्क है, ठीक है, और दूसरी एक लड़की है, बराबर, चिरंजी लाल है, तो लड़की का नाम क्या रख सकते हैं, लड़की का नाम हम रखते हैं, चलो लड़की का नाम हम रखते हैं, कुछ भी एग्जांपल दो, याद नहीं आ रहा कोई भी, बोले यार कोई लड़की का नाम ही नहीं याद आ रहा है तो चलो, एक चिरंजी लाल है और दूसरा क्या है, चंपा, क्या नाम है यार, राइट, एक चिरंजी लाल एक चंपा। सो जो चिरंजी लाल डार्क है और जो चंपा है वो बहुत फेयर है, ठीक है, बॉयज कैसे बहुत स्पोर्टिंगली ले लेते हैं चीज़ें, इसलिए हमने यहाँ पे चिरंजी लाल को डार्क रखा। और आप अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल, यहाँ पे चंपा जो है उसको हमने फेयर रखा, वैसे दोनों कलर में कुछ दिक्कत नहीं है, राइट। सो अब तो क्या बच्चा, अगर मैं बोलूँगा, तो अगर मैं देखूंगा तो जो बच्चा रहेगा, राइट, क्या वो ग्रे पैदा होगा, ऑब्वियसली नहीं। बोले सर क्या मस्ती कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो फैक्ट है ना कि दो जो कलर है वो मिक्स नहीं हुआ, तो यहाँ पे आई थिंक ये चीज 110% ट्रू है कि कभी भी सेग्रीगेशन होता है, मिक्सिंग नहीं होता है। तो ब्लैक है, एक पेरेंट ब्लैक है, एक पेरेंट व्हाइट है, तो बच्चा ग्रे थोड़ी ना होगा, राइट। सो ऑब्वियसली बच्चा क्या रहेगा,
बच्चा जो भी रहेगा, सांवला रहेगा, काला रहेगा, फेयर रहेगा, जो भी है, राइट, इट्स डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, लेकिन ब्लेंडिंग होगा नहीं, ग्रे नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये मेरा यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेरा क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेरा यूनिवर्सली और सब स्पीशीज के लिए ये क्या है? एक्सेप्टेबल है। तो सर लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सेप्टेबल है क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर अगर यहाँ पे चिरंजीलाल जैसे कि डार्क कलर है और आपकी जो चंपा है वो फेयर है, तो बच्चा जरूरी नहीं कि हमेशा जो बच्चा रहेगा वो डार्क होगा या फिर फेयर होगा, वो सांवला भी तो होगा ना। हम इंडिया में तो हमारा पूरा वी हैव द फेयर एंड लवली शेड्स, है कि नहीं? पूरा फेयर एंड लवली का शेड्स है डेफिनेटली। तो बच्चा जो रहेगा वो ये नहीं रहेगा। तो यहाँ पे डोमिनेंस क्या बोलते हैं? नहीं, या तो डार्क होना चाहिए या तो फेयर होना चाहिए, लेकिन नहीं, बच्चा सांवला हुआ। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे गलत हो जाता है। हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस पी प्लांट के लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। बट लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका एक्सेप्टेबल किसके हिसाब से? पी प्लांट के हिसाब से। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है सबके लिए। तो दो तो राइट हुआ, आई थिंक ये क्लियर हुआ, राइट। देन अब क्वेश्चन हमारा आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जब इसकी बात करेंगे, अभी बहुत बच्चे सेकेंड और थर्ड लॉ में कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन जरा हटाते हैं। यू शुड बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजन इज अ क्लैरिटी, कंफ्यूजन गिव्स क्लैरिटी टू ऑल प्रॉब्लम्स। ये मैं नहीं बोलता हूँ, मतलब फिलहाल मैं बोल रहा हूँ, लेकिन शाहरुख खान ने बोला है, ठीक है, द ग्रेट शाहरुख खान। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अगर मैं बात करूंगा, तो एक सीधी सी बात यहाँ पे आप देखने मिलता है, राइट। तो अगर आप एक डायहाइब्रिड क्रॉस को देखोगे तो हमको क्या क्या फिनोटाइप मिले? वी गॉट द राउंड येलो, वी गॉट रिंकल्ड या राउंड येलो, ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, ये सब मुझे रेशो मिले। कौन सा रेशो था? 9:3:3:1, राइट। अब जैसे कि एक्सपेक्ट किया था, राइट, मेंडल ने एक्सेप्ट किया था। अगर सीधी बात करूँ तो मेंडल ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि हाँ, जैसे अगर मैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो मुझे मिलेंगे, बराबर, और मुझे क्या मिलेगा? बराबर ग्रीन व्रिंकल। मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख के उनको लगा था। ये नॉर्मली हमारा होता क्या है? हमारा नॉर्मली ऐसा रहेगा ना कि आर 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 स्मॉल आर और कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो नॉर्मली हम जो सोचते हैं कि हाँ भाई ऐसे ही होगा, और हुआ भी ऐसे। लेकिन अभी आप देखो, समझो, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, दो चीज़ का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल। तो एक जो पूरा ग्रुप है, याद रखना, एक जो पूरा ग्रुप है वो ग्रुप है राउंड येलो, और एक जो पूरा ग्रुप है वो क्या है? ग्रीन व्रिंकल्ड, या तो व्रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, व्रिंकल्ड ग्रीन है। अब मुझे यहाँ पे क्या समझ में आता है कि अब आप क्या बोलोगे? हाँ सर, तो ये तो डोमिनेंट है और ये रिसेसिव, ऑब्वियसली हमने ये फाइंड आउट कर दिया लास्ट वीडियोस में ही, इसके पहले हमने देख ही लिया। तो मेंडल ने क्या एक्सपेक्ट किया था? जैसा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में था, कि एक टॉल है, दो हाइब्रिड मिलेंगे और एक डॉफ मिलेगा, बराबर, एक टॉल, हाइब्रिड और डॉफ। तो यहाँ पे वैसे होना चाहिए कि कुछ राउंड येलो होना चाहिए, कुछ ग्रीन व्रिंकल होना चाहिए और कुछ मिक्स कैरेक्टर मिलना चाहिए। लेकिन मिक्स कैरेक्टर के नाम पे हमको क्या मिला? जैसे कि हमको हमको यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, हमको राउंड येलो तो मिले ही मिले, बराबर, हमको व्रिंकल्ड येलो भी मिले। मतलब जो चीज़ आप देखोगे यहाँ पे, जो बहुत बड़ा यहाँ पे शॉकिंग पार्ट था मेंडल के लिए, कि राउंड येलो तो मिला, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है? व्रिंकल्ड येलो भी मिल रहा है मुझे। व्रिंकल्ड यहाँ तक कर लेता हूँ मैं, ठीक है, राइट। मुझे क्या मिल रहा है? व्रिंकल्ड येलो तक भी, व्रिंकल्ड येलो भी मिला, एंड राउंड ग्रीन भी मिल रहा है मुझे। मुझे क्या मिल रहा है? राउंड ग्रीन भी मिल रहा है। तो ये थोड़ा एस्टोनिशिंग पार्ट था, राइट। मतलब इमेजिन करो कि आपका यहाँ पे यू आर हैविंग टू फार्म्स, यहाँ पे एक फार्म है, यहाँ पे एक फार्म है। इस फार्म में खाली राउंड येलो है और इस फार्म में खाली ग्रीन व्रिंकल्ड है। अभी यहाँ पे मैं GW लिखता, लेकिन हमको पता, हम सिर्फ डोमिनेंट का ही पार्ट लिखते हैं। तो अब मुझे आपको समझाने के लिए, अब मुझे क्या लगेगा कि यार राउंड येलो तो साथ में ही है ना, तो ये साथ में रहेंगे हमेशा। ग्रीन व्रिंकल क्या, ये लोग साथ में है, मतलब एक अभी फॉर एग्जांपल अभी एक प्लांट है, ये ग्रीन और व्रिंकल्ड है, राइट। तो इसके जो भी आगे जो
पूरा पार्ट रहेगा, ऑफस्प्रिंग रहेंगे, डेफिनेटली वो भी ग्रीन विंकल रहेंगे। सेम गोस फॉर राउंड येलो, तो ये राउंड येलो, तो ये भी क्या है राउंड येलो, उसके जो भी ऑफस्प्रिंग है राउंड येलो होने चाहिए। लेकिन जब दोनों को क्रॉस किया हमको अलग मिला, मतलब एक का डोमिनेंट दूसरे का रिसेसिव, बराबर। जैसे मैं यहाँ पे बात किया कि ग्रीन ग्रीन राउंड में मिल रहा है और येलो रिंकल भी मिल रहा है, राइट। जो शॉकिंग पार्ट था इसमें ये चीज पता चल रहा था कि आप भले ही उनको क्रॉस करो, राइट, भले ही उसको क्रॉस करो, लेकिन जब सेग्रीगेशन होता है, बराबर, जब सेग्रीगेशन होता है एक पेयर ऑफ कैरेक्टर दूसरे पे क्या है इंडिपेंडेंट है, राइट। वो कहाँ लिखा है, द लॉ क्या स्टेट करता है, देखो यहाँ पे लिखा है लॉ, लॉ यहाँ पे ये स्टेट करता है कि दैट व्हेन दो पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड, दो कौन से ट्रेट हो गए आपके, यहाँ पे आप देखो तो सीड कलर और आपका दूसरा क्या हो गया सीड शेप। तो ये दोनों जब आपके कंबाइन हुए एक हाइब्रिड बना, तो जब सेग्रीगेशन की बारी आती है सर, तो जो एक पेयर ऑफ कैरेक्टर है वो दूसरों पे इंडिपेंडेंट है, वो दूसरों पे डिपेंड करता ही नहीं है, दूसरों पे डिपेंड करता ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर तो चलो अभी मिक्स हो गया, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा मिक्स, मतलब हम लोग जैसे राउंड येलो, राउंड व्रिंकल्ड येलो ग्रीन, ये हमको इतने जो डिफरेंट डिफरेंट मिले, तो 16 आपके जो पार्ट थे उसमें से आप देखोगे तो आपको कितने 12 आपको राउंड मिले, राइट, 4 आपको व्रिंकल मिले। ये इसके हिसाब से 9:3:3:1 बराबर। तो आप देखोगे तो 9+3 आपका 12 आ जाता है, फिर बराबर 3+1 आपका हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर आपका वही अगेन 9+3 आपका हो गया 12 बराबर, तो अगेन फिर 3+1 4। तो यही पार्ट आपका आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यही पार्ट आपका आ रहा है। अभी इसको बोलोगे तो लेट्स इसको ट्राई करते हैं, राइट। अभी सॉल्व करोगे तो जो सिंपल सा आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। यहाँ पे 4 3 = 4 4 बराबर, तो मैं देखूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3/4 और यहाँ पे क्या मिलेगा 1/4, 4 1 4 4 तो दोनों गया बराबर, तो वैल्यू क्या मिला 3:1। सेम गोस यहाँ पे भी बराबर, और 4 3 हाँ सेम सेम चीज़ आपको एग्जैक्ट सेम आएगा 1/4, तो वैल्यू क्या मिला 3:1। तो मतलब अभी ये तो प्रूफ कर रहा है कि अभी हमको क्या दिखा, अब बोलोगे सर मोनो डायहाइब्रिड आपने बताया कि डायहाइब्रिड में दोनों दोनों मिक्स होते हैं, हाँ जी मिक्स हुए 9:3:1 मिला, राइट, डायहाइब्रिड में। तो सर अभी आप बताओ कि आप प्रूफ करो कि ये लोग मिक्स नहीं हुए। अब मिक्स नहीं हुआ तो कैसे, मोनोहाइब्रिड में हमको क्या मिला था फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड में फिनोटाइप क्या मिला था 3:1, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। देखो यहाँ पे जब हमने इतना ही इसको ही लिया और इंडिविजुअली देखते हैं तो इंडिविजुअली मुझे क्या मिलता है 3:1 3:1 बराबर, क्या मिलता है 3:1 और 3:1। तो अब यहाँ पे आप बोलोगे सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, किसके हिसाब से, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करो तो वो एक की बात कर रहा है, राइट, यहाँ पे कि दोनों साथ में है, बराबर, लेकिन जब यहाँ पे लेकिन दोनों कभी मिक्स नहीं होंगे, ब्लेंडिंग नहीं होगा, राइट, नो ब्लेंडिंग, ये समझाता है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, बराबर। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करोगे, जैसे हमने बात किया मोनोहाइब्रिड की, दोनों बराबर साथ में आए, बराबर, दो अलग अलग कैरेक्टर था, लेकिन कोई एक जीन बराबर दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं। अगर मैं आपको इसको और अच्छे से अगर समझाने का ट्राई करूं तो यहाँ पे आप देखोगे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक क्रोमोसोम है, वाओ, ठीक, ये मेरा एक क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम में, ठीक है, इस क्रोमोसोम में समझो एक आपका जीन है, यहाँ पे एक जीन है और दूसरा जीन आपका कहाँ पे नीचे। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो असॉर्टमेंट वो ये बोलता है कि ये जीन इस जीन पे डिपेंडेंट नहीं है, ये जीन इस जीन पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट, और वाइस वर्सा कि ये भी जीन इस पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट, समझ में आया, ओके। लेकिन अभी आपको एक चीज से क्लियर हुआ, वहां पे जब मैं बोला प्यूरिटी, प्यूरिटी में क्या हो रहा था कि दोनों साथ में है, राइट, लेकिन दोनों मिक्स होते हैं क्या, नहीं, सबका अपना एग्जिस्टेंस है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर ये जीन एक्सप्रेस हो रहा है, ये जीन एक्सप्रेस हो रहा है और ये जीन एक्सप्रेस हो रहा है, राइट, तो जरूरी नहीं कि ये जीन इस पे डिपेंड है और वो जीन इस पे डिपेंड है, हर एक जीन लेवल पे क्या है वो अपने आप पे इंडिपेंडेंट है, क्या है इंडिपेंडेंट है। तो जैसे अगर मैं इसको और आगे से कंटिन्यू करूं तो इसको इससे समझाऊंगा तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर होगा, बस बच्चों को बहुत ही दिक्कत होता है ये समझने में।
तो जब मैं बात करूं, समझो दूसरा मैंने यहाँ पे लिया, तो ये वाला जो पार्ट था, इमेजिन करो ये मेरा था येलो, ये वाला जो पार्ट है मेरा येलो राउंड, और ये जो मेरा पार्ट था ग्रीन व्रिंकल। तो यहाँ पे भी एक जीन है, बराबर, यहाँ पे भी एक जीन है, राइट, यहाँ पे भी एक जीन है। तो अब ये दोनों है, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, राइट, चलो ऐसे लिखता हूँ, येलो राउंड ग्रीन व्रिंकल। यहाँ पे हुआ क्या आप देखोगे, यहाँ पे ये हुआ सर कि जो येलो है, बराबर, व्रिंकल के साथ भी आ गया, और जो ग्रीन है वो राउंड के साथ भी आ गया, जो यहाँ पे हमने देखा। समझ में आए? ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि जीन लेवल पे भी ये लोग दोनों क्या है, जीन लेवल पे भी क्या होता है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं, सबका एक्सप्रेशन अलग होता है। आई होप मैंने इसको 3 से 4 बार समझाया, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड, राइट। सो ये आपका है कि आपका ऐसा लेवल है, राइट। तो दो जीन भले ही साथ में रहेंगे, राइट, लेकिन वो एक्सप्रेस जब करेंगे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे हुआ ना कि हमको येलो राउंड मिला, लेकिन हमको यहाँ पे हमको क्या मिला, ग्रीन 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 राउंड में मिला और येलो व्रिंकल भी मिला, राइट, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो जीन लेवल पे क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। आई होप इट्स क्लियर है। और मैंने इसको प्रूफ भी किया, प्रूफ आप देख सकते हो कि अगर ये मिक्स होते, राइट, मिक्स होते तो हमको 3:1 मिलता नहीं था, जो आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस का सिंपल थिंग है। अब आई होप मैंने आपको जो सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्लियर किया। याद रखना ये जीन लेवल की बात चल रही है, वो एक आप बात करो तो एक बेसिक गैमेट की बात चल रही है, राइट, अंडरस्टूड, क्लियर, ठीक है, ओके। अब एक चीज को सिंपल सा अगर हम देखेंगे, तो क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है? नहीं। बोलोगे इतना पढ़ाया अच्छे से कि होमोलॉगस बताया, जीन लेवल बताया, फिर बोलते एक्सेप्टेबल नहीं है। अरे हाँ, ये तभी काम कर सकता है जब दो जीन आपके जो है वो कहां पे, दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे है, बराबर। मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं तो फॉर एग्जांपल यहां पे मेरा, राइट, ये एक जीन है, ये एक जीन है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तभी एप्लीकेबल रहेगा कि समझो एक जीन यहाँ पे है और दूसरा जीन यहाँ पे है, तब भी ये एप्लीकेबल करेगा। अगर अगर तो ये क्लियर हो, फर्स्ट लाइन देखो, पढ़ लो, इट विल वर्क ओनली व्हेन टू जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। इट विल वर्क ओनली एंड ओनली व्हेन दो टू जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम। अगर वो प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम में, जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया कि एक क्रोमोसोम में वो प्रेजेंट है, जैसे एक हो गया यहाँ पे और एक हो गया यहाँ पे, तो इट विल नॉट वर्क। बोलोगे अजब बात कर रहे हो, वर्क नहीं किया तो फिर आया कैसे? ये मेंडल, यहाँ पे हम मेंडल का थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है, पहले समझाता हूँ फिर मैं बात करता हूँ। ऐसा मतलब सोचने की जरूरत नहीं कि बीच में बताया नहीं सर ने। देखो ये जो लॉ है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ एक ही लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, और वो क्या है मेरा, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट सेग्रीगेशन। ये बट मेंडल ने इतना मेहनत किया था कि मेंडल लकी था, राइट, लकी थे वो। आप देखोगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपका पी प्लांट पे एप्लीकेबल है, मतलब तीनों के तीनों लॉ आपके पी प्लांट पे एप्लीकेबल है। तीनों के तीनों लॉ क्या है, पी प्लांट पे एप्लीकेबल है, लेकिन बाकी सबके सबसे देखोगे तो सिर्फ सेकंड लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, थर्ड लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये चीज राइट है, समझा? जो जो अब हमने पढ़ा वो किसके हिसाब से आप देखो तो, हाँ, तो इसमें क्या है, पी प्लांट में हमने जो भी कैरेक्टर पढ़ा, तो क्या आपको लगता है पी प्लांट में कैरेक्टर ऐसे रहेंगे? ऑब्वियसली नहीं। मेंडल लकी था, पी प्लांट में जो येलो येलो राउंड और जो ग्रीन और व्रिंकल थे, ये कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम में थे, सेम क्रोमोसोम में नहीं थे, दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। इसके लिए वो वर्क किया, अभी मैंने जो समझाया आपको, राइट, ये मेंडल के हिसाब से था, लेकिन एक्चुअली ये राइट नहीं है, राइट, क्योंकि ये तभी सही होगा, राइट। तो ये मैं इसको बिठा रहा हूँ, ये आपके समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, राइट। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ कि वर्क कब होगा, राइट, जब दो जो जीन है वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे है, राइट। सो इट विल वर्क ओनली व्हेन टू जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम। अगर वो एक क्रोमोसोम में अगर वो प्रेजेंट है तो वर्क नहीं करेगा, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि अगर एक क्रोमोसोम में वो प्रेजेंट है तो कंसेप्ट आता है लिंकेज का। लिंकेज मतलब क्या, अगर समझो दो जीन बहुत ही ज्यादा नजदीक है, अगर समझो दो जीन बहुत ज्यादा नजदीक है, राइट, तो अब जब ये मियोसिस होगा, राइट, जब क्या होगा मियोसिस, सब सिर्फ एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जब आपका एक मियोसिस होगा
तो मियोसिस में क्या होगा आप देखोगे तो बराबर ओवरलैपिंग होता है। तो ओवरलैपिंग में क्या हो सकता है कि ये दो सेपरेट हो सकते हैं ना, राइट। लेकिन अभी ये एक कंसेप्ट है कि ओवरलैपिंग में सेपरेट हो सकते हैं, राइट। तो मुझे कैरेक्टर मिलेंगे क्या, अलग अलग कैरेक्टर मिलेंगे, समझना ट्राई करो, ठीक है। तो अब देखोगे तो यहाँ पे अगर समझो दो जीन बहुत ही लेकिन नजदीक है, बहुत ही नजदीक है, तो होगा क्या, राइट। यहाँ पे एग्जाम इफ इट्स प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम, जैसे मैंने बताया इट्स नॉट एग्रीकल, तो होगा क्या, डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब अब समझाओ एग्जांपल सर। अभी दूसरा आपका क्रोमोसोम एग्जांपल लेते हैं, चलो ये वाला एग्जांपल लिया दूसरा क्रोमोसोम का, ठीक है। यहाँ पे अब इनका पैरिंग हो रहा है, ठीक है। तो पैरिंग के टाइम पे क्या होगा, ये इसको क्रॉस करेगा, लेकिन क्या चांस है कि ये जो आपका जो ब्लू कलर है वो यहाँ से इसको चीर के निकलेगा, मतलब चीर के मतलब ऐसा ओवरलैप करेगा, पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि ये दो जीन बहुत ही नजदीक है, राइट। तो मेंडल के हिसाब से क्या था कि येलो राउंड है तो जरूर नहीं येलो राउंड आएगा, येलो व्रिंकल भी हो सकता है, ग्रीन राउंड भी हो सकता है, लेकिन अगर समझो वो जो अभी वो तो पता है कि वो इसके लिए आया बिकॉज वो दो जो जीन थे अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। बट ये दो अगर आप एग्जांपल इन दोनों के एग्जांपल की हम बात करेंगे तो क्या होता है कि ये जो मेरा ब्लू कलर है, ये जो मेरा ब्लू कलर है इसको कट नहीं कर सकता है, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, बहुत ही क्या है, कम प्रोबेबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी। तो समझो बाय अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर जैसे बोलूंगा मेरा स्किन कलर और मेरा आई कलर समझो नजदीक है, राइट। तो जैसे मेंटल के हिसाब से क्या नहीं, स्किन कलर अलग है, आई कलर अलग है, लेकिन हो सकता है कि मेरे बच्चे में मेरा स्किन और आई कलर साथ में आए बिकॉज ये दो जो दोनों जीन थे बहुत ही नजदीक थे, तो वो होता है लिंकेज। इसको हम डीपली भी समझाएंगे। तो मेंडल का लॉ इसके लिए थर्ड मेंडल का जो थर्ड लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मॉडर्न जेनेटिक्स ये बोलता है कि अगर दो जीन्स बहुत ही ज्यादा नजदीक है तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और वो लिंक्ड है, दे आर नोन एज लिंक्ड जीन्स, दे आर नोन एज लिंक्ड जीन, और वो साथ में ही आते हैं। लेकिन मेंडल ने बोला कि दो जीन कभी भी साथ में नहीं आएंगे, वो हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किधर से भी मतलब एक्सप्रेस होंगे, राइट। मतलब किधर से भी मतलब ऑब्वियसली से राउंड ग्रीन हमको मिला और आपका येलो व्रिंकल भी मिला आपको। सो ये आपका एक्सप्लेन करता है लिंकेज। तो याद रखना इट विल वर्क ओनली एंड ओनली व्हेन टू जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम एंड इफ इट्स प्रेजेंट ऑन द वन क्रोमोसोम देन इट्स नॉट एप्लीकेबल। आई होप इट्स अंडरस्टूड, राइट। अब अगर मैं बात करूं तो एक आपका आता है टेस्ट क्रॉस, राइट। अब टेस्ट क्रॉस हम क्यों करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने देख लिया कि यहाँ पे एक पैरेंट मेरा टॉल है, एक पैरेंट मेरा डॉफ है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लेते हैं, ठीक है। विल टेक द एग्जांपल ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, विल टेक द एग्जांपल ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमको क्या मिलता है यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मुझे ये जानना है कि डोमिनेंट फिनोटाइप विद द रिसेसिव पेरेंट। अभी मुझे ये जानना है कि मैंने जो पेरेंट लिया है, मेरा जो सैंपल है, राइट, मेरा जो प्लांट का जो सैंपल है, राइट, तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा अगर मेरे सामने एक टॉल प्लांट है, मेरे सामने एक टॉल प्लांट है, तो वो टॉल प्लांट क्या हो सकता है, वो टॉल प्लांट मेरा कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, बराबर। अभी जैसे बोलूंगा ये कैपिटल, ये मेरा टॉल प्लांट है, अब आप बोलोगे सर कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। तो सीधी बात है कि कौन सा मतलब विच वन इज प्योर एंड विच वन इज हाइब्रिड। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट, सिंपल सा लॉजिक है, हमको उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो टेस्ट क्रॉस ये जानने के लिए होता है, राइट, कि मेरा जो पेरेंट है वो प्योर टॉल है कि हाइब्रिड है, ठीक है। प्योर टॉल है कि हाइब्रिड है, क्योंकि इसको देख के मैं खाली टॉल बोलूंगा, ये भी हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट डेफिनेशन को समझ के चलते हैं, राइट। डेफिनेशन क्या बोलता है, जो डोमिनेंट फिनोटाइप, ये डोमिनेंट है बिकॉज ये टॉल है, राइट। तो इसको मैं किससे क्रॉस कर रहा हूँ, विद द रिसेसिव पेरेंट। ये मेरा है रिसेसिव पेरेंट और ये मेरा है डोमिनेंट पेरेंट, ये मेरा क्या है, डोमिनेंट पेरेंट। तो मैंने F1 जनरेशन को मैंने किससे क्रॉस किया, रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो क्या मिला मुझे, क्या मिला यहाँ पे, ठीक है, सारे के सारे आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे क्या मिले, पहला मुझे मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। 50% टॉल, 50% डॉफ। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मुझे क्या मिला,
सेकेंड, 50% tall and 50% डॉफ, 50% डॉफ मिला, राइट। तो अब इससे ये प्रूफ हो गया, इससे ये प्रूफ हो गया कि पेरेंट मेरा क्या है, टॉल है। पेरेंट मेरा क्या है, प्योर टॉल है। पेरेंट मेरा क्या है, प्योर टॉल है। तो आपको रेशियो जो मिलना चाहिए जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो, इट शुड बी 1:1, इट शुड बी 1:1। अब इसी को चीज को आप देखोगे तो राइट, ये तो एक प्रोबेबिलिटी हुआ। तो इससे मुझे मालूम पड़ गया कि मेरा जो प्लांट है, F1 प्लांट है मेरा क्या है, ये है। और मेरा पेरेंट प्लांट क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी। पेरेंट प्लांट क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी। अगर मेरा समझो मेरा जो F1 जनरेशन, उसकी दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। F1 जनरेशन मेरा क्या होगा, मेरा F1 जनरेशन जो रहेगा या तो कैपिटल टी होगा, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, या तो ये या तो ये, राइट, या तो ये या तो ये, इसका या तो इसके एग्जांपल की बात करो। लेकिन फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया कि मेरा जो F1 जनरेशन को मैं स्मॉल टी मतलब रेसिस पेरेंट से करता हूं, तो मुझे अगर 50% आ रहा है वैल्यू, राइट, आप देख सकते हो यहाँ पे 50% ऑफ 50% टॉल, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो पेरेंट था प्योर टॉल है। क्या है, प्योर टॉल, राइट। अगर सेकंड केस में समझो मेरा कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं होता, कैपिटल टी होता, तो मुझे क्या मिलता, सिंपल चीज जो हमने फाइंड किया, अगर वो दूसरा ऑप्शन कैपिटल टी होता, तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे सारे के सारे प्लांट मुझे मिलते टॉल, राइट। सारे के सारे प्लांट क्या मिलते हैं, टॉल्स। तो मैं बोल देता कि डेफिनेटली मेरा जो पेरेंट प्लांट है वो प्योर टॉल है। वो यहाँ पे ये जो हाइब्रिड है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, बराबर हमने कुछ बोला नहीं वैसे, ये हाइब्रिड जो है वो क्या है, कैपिटल टी। अगर मेरा हाइब्रिड कैपिटल टी है, राइट, जो मैं सोचने चल रहा हूँ कि F1, ऑब्वियसली बात है कि वो हाइब्रिड नहीं हुआ, वो प्योर टॉल है। दो ही ऑप्शन थे, तो बाय डिफॉल्ट मुझे क्या मिलेगा, सारे के सारे प्लांट्स क्या मिलेंगे, टॉल। सारे के सारे प्लांट्स क्या मिलेंगे, टॉल। इस चीज को वापस एक डायग्राम से समझते हैं। अभी अगर आपको ये टेस्ट लॉस क्यों करते, मुझे एक अननोन, राइट, मुझे एक अननोन जो प्लांट है, राइट, इसका मुझे जीनोटाइप जानना है। तो जीनोटाइप क्या रहेगा, तो जीनोटाइप आइदर क्या हो सकता है, कैपिटल डब्ल्यू, या तो मैं ये एग्जांपल देख सकता हूं कि वो क्या रहेगा, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। ओके, क्लियर। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, एक सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, अगर वो होमोजाइगस, जैसे हम फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, हम प्लांट को ले रहे हैं, ठीक है। हम कौन सा प्लांट, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे पता नहीं सी कि ये मेरा जो प्लांट है वो कैपिटल डब्ल्यू है कि कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है, राइट। डोमिनेंट फिनोटाइप है, जीनोटाइप क्या है अननोन, मुझे जीनोटाइप नहीं मालूम लेकिन फिनोटाइप पता है। जैसे ये प्लांट टॉल है और मुझे पता नहीं है कैपिटल टी टॉल है कि कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है, तो इसको मैं किससे क्रॉस करूंगा, फर्स्ट में इसको मैं किससे क्रॉस कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ विद रिसेसिव पेरेंट क्या है, स्मॉल टी, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल डब्ल्यू। तो मुझे क्या मिलेंगे, सारे के सारे प्लांट्स मुझे क्या मिले, वॉयलेट मिले, सारे प्लांट्स क्या मिले, वॉलेट। तो सारे प्लांट वॉलेट मिले, तो मुझे जीनोटाइप क्या मिल गया, कैपिटल डब्ल्यू। जो यहाँ पे मैंने बोला कि अगर मेरा जो F1 जनरेशन कैपिटल टी है, उसको मैंने रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया। रिसेसिव पेरेंट्स क्यों क्रॉस कर रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग द टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा, मुझे सारे प्लांट मिले टॉल। अगर सारे प्लांट टॉल मिले, तो मेरा जो अननोन जीनोटाइप है, वो क्या रहेगा, कैपिटल टी। अगर मैंने जो F1 जनरेशन जो लिया है, समझो वो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है, तो मुझे क्या मिलेगा, 50% वॉलेट 50% वाइट, जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर फाइंड आउट करके दिखाया कि 1:1, राइट। सो अगर ज्यादातर आप देखोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, 1:1, मतलब जो आधे फ्लावर्स वायलेट रहेंगे, आधे फ्लावर्स व्हाइट रहेंगे, और वो हेट्रोजाइगस रहेगा, और F1 आपका हेट्रोजाइगस होता है। अगर आपका F1 आपका होमोजाइगस डोमिनेंट निकला, मतलब आपका F1 का जीनोटाइप क्या है,
कैपिटल डब्ल्यू, अगर आपका F1 का वैल्यू 50% मिला तो उसका तो वो क्या है, आपका जो अननोन फ्लावर है वो जो ये जो अननोन फ्लावर है वो हेटेरोजाइगस है। आई होप क्लियर। तो टेस्ट क्रॉस हम क्यों करते हैं? टेस्ट क्रॉस हम इसके लिए करते हैं जानने के लिए जीनोटाइप। यहाँ पे मैंने जो लिखा है राइट, कि जब आपका डोमिनेंट आपका जो फिनोटाइप को आप रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस करते हो, क्यों? जीनोटाइप जानने के लिए। इसी को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में समझूं तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा यहाँ पे राइट, कि लेट्स टेक एग्जांपल राइट, कैपिटल टी स्मॉल टी नॉर्मल ऐसा होता है, ये मिलता है, ठीक है। अब मुझे जानना है कि ये जो अभी ऑब्वियस सी बात है, आपने एक टॉल फ्लावर लिया, आपने एक डॉफ फ्लावर लिया और आपको और एक टॉल फ्लावर मिल गया। अभी हमको तो क्लियर हो गया कि हमने जीनोटाइप के हिसाब से लिखा। मेंडल को कैसे समझेगा? उनको कैसे समझेगा कि नहीं, मैंने जो पैरेंट प्लांट लिया ना वो पैरेंट प्लांट प्योर टॉल ही है, मैंने जो पैरेंट प्लांट लिया ना वो प्योर डॉफ ही है, मतलब वो डॉफ ही है। डॉफ तो मालूम पड़ता है कि छोटा प्लांट है तो बाय डिफॉल्ट वो इट वुड बी डॉफ ओनली। तो उन्होंने ये टेस्ट क्रॉस नॉर्मली करके देखा था। तो टेस्ट क्रॉस अगर आप करोगे तो आपको आइडिया मिलता है राइट। कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर आप क्रॉस कर रहे हो, ये जो आपका F1 पार्ट है, अगर आप इसको क्रॉस करोगे तो स्मॉल टी रिसेसिव पैरेंट से, तो अगर आपको वैल्यू 1:1 मिला जो हमने यहाँ पे करके देखा राइट, तो समझ जाओ यस योर F1 जनरेशन इज हाइब्रिड। 50% आया। अगर 50% नहीं आया, सारे के सारे क्या है, टॉल है, तो F1 जनरेशन क्या रहेगा, कैपिटल टी। तो अननोन जीनोटाइप F1 का मैं फाइंड कर सकता हूँ, और इससे मुझे ये भी कंफर्म होगा कि हाँ भाई फर्स्ट स्टेप मेरा राइट है, पैरेंटल प्लांट मैंने जो लिया है वो कैपिटल टी है। सो इससे हमको ये चीज क्लियर होता है कि मेंडल वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरी स्टेप दैट ही वॉज टेकिंग। तो अब दो चीज आती है, एक होता है आपका बैक क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस समझ में आ गया कि F1 रिसेसिव, F1 रिसेसिव, F1 रिसेसिव, F1 रिसेसिव। तो यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा हो कि अगर आपने क्रॉस किया F1 जनरेशन को रिसेसिव पैरेंट के साथ, इसको बराबर इन दोनों को आपने क्रॉस किया तो वो रहेगा टेस्ट क्रॉस। लेकिन अगर आपने जो आपका F1 जनरेशन है आप इससे क्रॉस कराते हो राइट, मतलब डोमिनेंट पैरेंट से, यहाँ पे मैंने लिखा है, तो उसको हम बोलते हैं आउट क्रॉस। क्या बोलते हैं? आउट क्रॉस। अब जैसे अगर मैं F1 जनरेशन हूं तो मैं अगर पीछे जा रहा हूं, अगर मेरा क्रॉस राइट, फॉर एग्जांपल आई एम अ प्लांट और मेरा क्रॉस कहां से हो रहा है, रिसेसिव पैरेंट से हो रहा है, तो मैं बोलूंगा टेस्ट क्रॉस। अगर मेरा क्रॉस डोमिनेंट पैरेंट से हो रहा है उसको बोलूंगा आउट क्रॉस। तो अभी बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस के अंदर टेस्ट क्रॉस आता है, मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो क्रॉस है कैपिटल टी स्मॉल टी, वो कैपिटल टी से क्रॉस करे या स्मॉल टी से क्रॉस करे, पीछे अगर जा रहा है तो वो बैक क्रॉस है। पीछे जा रहा है मतलब क्या है? बैक क्रॉस है। मतलब दोनों बैक क्रॉस है, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों क्या बैक क्रॉस है, लेकिन टेस्ट क्रॉस आपका बैक क्रॉस नहीं है। समझा? ठीक है, ये कंफ्यूज होता है बिकॉज बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे मैंने इसके लिखा कि हर एक जो टेस्ट क्रॉस है, क्योंकि ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो आप देखोगे राइट, ये दोनों आपके क्या हो रहे हैं, ये दोनों आपके क्या है, क्रॉस है राइट, तो ये टेस्ट क्रॉस है। तो बैक क्रॉस क्या बोलता है भाई, तू इधर से इधर जा कि इधर से इधर जा राइट, तो तू डोमिनेंट में जा कि रिसेसिव में जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तू पीछे जा रहा है तो बैक क्रॉस है। तो दोनों राइट, ये भी और ये भी राइट, ये भी और ये भी, ये दोनों क्या रहेगा, लेट अस टेक अ डिफरेंट कलर राइट। अगर मैं ऐसे भी जा रहा हूँ या फिर ऐसे भी जा रहा हूँ तो दोनों क्या है, मेरे बैक क्रॉस में पीछे जा रहा हूँ, तो दोनों मेरे क्या है, बैक क्रॉस। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे जा रहा हूँ, अलग कलर लेता हूँ, पर्पल, हाँ, सिर्फ मैं कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी जा रहा हूँ, तो वो मेरा क्या, टेस्ट क्रॉस। तो बाय डिफॉल्ट ये जो मेरा टेस्ट क्रॉस है वो है क्या, वो बैक क्रॉस है। लेकिन क्या इसको मैं बोल सकता हूँ, ग्रीन कलर लेता हूँ, क्या इसको मैं बोल सकता हूँ, ग्रीन कौन सा कलर, कोई भी कलर मिलो, हाँ, क्या ये जो इसको मैं बोल सकता हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी को विद डोमिनेंट कैरेक्टर को व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? नहीं। तो इसके लिए हर एक आपका जो टेस्ट क्रॉस है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस का मतलब ये है कि तुम किससे क्रॉस कर रहे हो, विद द रिसेसिव पैरेंट, तो हर एक टेस्ट क्रॉस बाय डिफॉल्ट आपका बैक क्रॉस है। लेकिन हर एक बैक क्रॉस, ये वाला बैक क्रॉस जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है आउट क्रॉस, वो टेस्ट क्रॉस नहीं है। सो एवरी टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, बिकॉज आप पीछे जा रहे हो तो बैक क्रॉस, दोनों में बैक क्रॉस है, लेकिन टेस्ट क्रॉस मतलब क्या, सिर्फ रिसेसिव पैरेंट। सो हर एक टेस्ट क्रॉस बाय डिफॉल्ट बैक क्रॉस है, लेकिन हर एक बैक क्रॉस डोमिनेंट की तरफ अगर मैं जा रहा हूँ तो वो टेस्ट क्रॉस नहीं है। सो हियर इट इज अबाउट दिस। सो टुडे, आज हमने देखोगे तो वी हैव कंप्लीटेड व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस,
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट, कि जीन्स बराबर, ये चीज हमेशा याद रखना कि दो जीन बराबर ये तभी काम करेगा जब दोनों जीन आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, डिफरेंट क्रोमोसोम में। अगर एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो काम नहीं करेगा। क्लियर, समझ में आया, अंडरस्टूड? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये जो एग्जांपल दिया था वो किसके हिसाब से आपको समझना है एवरीवन? लिंकेज। तो लिंकेज डोंट वरी, लिंकेज आई विल एक्सप्लेन, राइट। तो फिलहाल इतना याद रखना कि दो जीन अगर आपके डिफरेंट क्रोमोसोम पे है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम करेगा, लेकिन अगर एक क्रोमोसोम पे है तो वो काम नहीं करेगा। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। मैंने यहाँ पे ये भी क्लियर करके आया 3:1 वाला पार्ट, एंड देन ये वाला पार्ट भी, व्हाट डू यू से, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सो हियर वी कंक्लूड द थिंग। मेक श्योर कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑब्वियस हमेशा याद रखना यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं, ओनली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। सो आज हमने 3 लॉ देखा, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस देखा। एवरी टेस्ट क्रॉस इज बाय डिफॉल्ट अ बैक क्रॉस एंड एवरी बैक cross is not a test cross. Hope you understood the video. If you understood the video, hit a like button and just comment whatever you understood. और नहीं clear हुआ तो please give me a genuine feedback. Thank you everyone. Tada.